स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल वीकली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों हमारा जो डेली का रूटीन होता था डेली करंट अफेयर क्लासेस का, उसको हमने डिले कर रखा है इस महीने के लिए। तब तक हम क्या है वीकली करंट अफेयर क्लासेस पढ़ रहे हैं। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का, यूपीएससी सेट शेट यानी कि बैंकिंग लेवल का एग्ज़ाम, एसएससी लेवल का या रेलवे लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आता है जहाँ पे करंट अफेयर मेजोरिटी में पूछी जाती है, तो वो उसके लिए क्या है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया आपका ये करंट अफेयर। क्लियर। और भाई करंट अफेयर के साथ क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ जो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आपने क्या है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर लिंक पर जाकर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पर डेली आपको क्या है हर वीडियो की पीडीएफ क्या प्रोवाइड करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी नामक योजना किस राज्य में शुरू की? तो भाई जो नारी उत्थान यानी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए तो किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी नामक योजना स्टार्ट की है? तो वो की है असम राज्य सरकार ने। असम राज्य में क्या है स्वनिर्भर नारी नामक एक योजना स्टार्ट की है। उसके तहत क्या होगा, वहाँ पे ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो मतलब महिलाएं सेलेक्ट की जाएंगी, जो क्या है जिनको जोड़ा जाएगा मतलब एक ग्रुप से, जो क्या करेंगे भाई पूरे मतलब राज्य के अंदर स्टेट के अंदर क्या है मतलब महिला जो एम्पावरमेंट है, जो महिला जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देंगे कि भाई आप कैसे मतलब आत्मनिर्भर बन सकते हो। तो इस तरह का ये अभियान है जो किसने स्टार्ट किया है, असम राज्य ने। अब असम आया तो असम के बारे में बात करेंगे। असम की कैपिटल है भाई दिसपुर। असम की कैपिटल दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं, ये राज्यपाल हैं। और असम में है भाई काजीरंगा वन्यजीव उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और मानस वन्यजीव उद्यान भी कहाँ पे है भाई, असम के अंदर। और असम में एक नदी बहती है भारत के असम में, जब चाइना से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और असम में आकर जो क्या है ये नदी भारत की मतलब सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। असम असम के अंदर कौन सी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी बन जाती है असम में ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है ब्रह्मपुत्र। क्लियर है। और भाई जो ये असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी बनाए गए हैं। और इन्हीं में से एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है द्वीप है, जो कि कहाँ पे है, असम में। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है भाई। तो क्लियर है असम से रिलेटेड। और असम में भाई बोगीबिल पुनः पुल बनाया हुआ है, जो कि भारत का सबसे लंबा क्या है रेल रोड ब्रिज है, साथ में रेल भी रोड भी। क्लियर है। उसके बाद बात करें, हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण कराया जाएगा जा रहा है? तो भाई जो प्रवासी जो पक्षी हैं, जो किसी मतलब एक स्पेसिफिक जो मौसम होता है, वेदर होता है, उसके दौरान भारत के अंदर आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी। तो उन प्रवासी पक्षियों के अस्थायी यानी परमानेंट नहीं, मतलब अस्थायी आश्रयों का निर्माण करवाया जा रहा है। तो किस राज्य में करवाया जा रहा है, वो कराया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के द्वारा जो प्रवासी जो पक्षी हैं, जो दूसरे देशों आसपास वाले देशों से आते हैं किसी मौसम विशेष में, तो उनके लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण करवाया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। क्लियर है। अब राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। कलराज मिश्रा जी यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और राजस्थान के अंदर क्या है, सरिस्का टाइगर भी आ रहा है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। और केवला देव घाना पक्षी विहार भी कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर ही भारत की सबसे खारे पानी की झील है सांबर लेक, ठीक है ना। सबसे खारे पानी की लेक कौन सी है, सांबर लेक। और सबसे बड़ी है जिसका पानी भी खारा है तो वह चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर। क्लियर है। और राजस्थान के अंदर क्या है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल भाई। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद है, हाल ही में नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो जो नाबार्ड है उसने अपना जो क्रेडिट समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने के लिए क्या है किस बैंक के साथ समझौता किया है, वो किया है एसबीआई बैंक के साथ भाई। क्लियर है। किस बैंक के साथ, एसबीआई बैंक के साथ किया भाई समझौता नाबार्ड ने। क्लियर है। अब ये क्यों किया है, ये दरअसल भाई जो नाबार्ड है
वो क्या है, मतलब कृषि के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है ना। तो कृषि के क्षेत्र में कुछ मतलब जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, लाइक सिंचाई हो गया, जो खाद या बीज संबंधी जितनी भी मतलब फैसिलिटी होगी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उनमें कैसे हम बढ़ोतरी कर सकें। क्रेडिट समर्थन मूल्य, क्रेडिट कार्ड के जरिए, ठीक है ना, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके जरिए कितनी हम किसानों की मदद कर सकें, तो उसमें बढ़ावा देने के लिए एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया है नाबार्ड ने। क्लियर है। अब हम बारी बारी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाबार्ड की। नाबार्ड की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 के अंदर स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। और राजलू चिंटाला, गोविंद राजलू चिंटाला जी हेड हैं करंट टाइम में नाबार्ड के भाई। और चेयरमैन है एसबीआई के भाई, जो हाल ही में बने थे। एसबीआई के बारे में बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल भाई 1921 में क्या हुआ, तीन बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया। और उसी इंपीरियल बैंक को जो 1921 में बनाया था, तीन बैंकों को मर्ज करके, उसी की पहुंच किसानों व गांव लेवल तक बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 1955 के अंदर बैंक बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल के क्या रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। जिसके बारे में अगर बात करें, हेडक्वार्टर है भाई मुंबई के अंदर। और करंट टाइम में हेड बनाए गए थे भाई 3 सालों के लिए एसबीआई के दिनेश कुमार खारा जी को। क्लियर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है कौन सा भी, एसबीआई। और विदेशों में भी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किस बैंक की हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल खिताब को किसने जीता है। तो भाई जो पुरुष एकल का जो खिताब है टेनिस टूर्नामेंट का, फ्रेंच ओपन भाई, तो उसको जीत लिया है किसने, राफेल नडाल ने भाई। राफेल नडाल, जिसे हम किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोलते हैं भाई। क्लियर है। तो भाई उस राफेल नडाल जी जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीत लिया है फ्रेंच ओपन। अब देखो भाई ध्यान से सुनना भाई, एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं, 4। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, और फिर होता है विंबलडन ओपन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो टेनिस टूर्नामेंट है पूरे साल के अंदर। क्लियर है। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ अपने टाइम पे। उसके बाद क्या होगा, जो पूरा जो देश था, पूरा जो संसार था, वो लॉकडाउन हो गया कोरोना वायरस के कारण, जो एपिडेमिक जो फैल गई थी, पेंडेमिक। क्लियर है ना। तो उसके कारण उससे क्या हुआ कि भी जो फ्रेंच ओपन था उसको तो क्या कर दिया गया था, डिले, मतलब आगे टाल दिया गया था, भाई आगे होगा ये जब मतलब थोड़ी बीमारी कम हो जाएगी। क्लियर है। परंतु उसके बाद जो थर्ड नंबर पे होना था विंबलडन ओपन, उसके तो क्या कैंसिल कर दिया भाई। इस बार का जो विंबलडन ओपन है वो तो होगा ही नहीं। क्लियर है। और यूएस ओपन जो होना था भाई, यूएस ओपन अपना टाइम पे हर 3 महीने के बाद होते हैं ये गेम, ठीक है ना, एक साल के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो भाई अब बात करें, तो अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसको तो जीत लिया था नोवाक जोकोविच ने भाई। क्लियर है, ठीक है ना। और भाई उसके बाद जो यूएस ओपन हुआ था, यूएस ओपन भी हो चुका है जो कि लास्ट ग्रैंड स्लैम था, तो उसको जीत लिया डोमिनिक थिएम ने। परंतु जो फ्रेंच ओपन जो डिले किया गया था वो हुआ है हाल ही में, उसको जीता है राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने क्या है लगा 13वीं बार क्या है फ्रेंच ओपन के खिताब को जीता है। और 13वीं बार जीता है। अब तो फ्रेंच ओपन का सबसे मतलब क्या है महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है किसे भाई, राफेल नडाल जी को। दरअसल इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहते हैं। क्ले कोर्ट क्यों कहते हैं, दरअसल भाई ये 4 जो ग्रैंड स्लैम है ना, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये तो खेला जाता है हार्ड मैट पे खेला जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, ये खेला जाता है मिट्टी के मैदान पे। फ्रेंच ओपन क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी। और मिट्टी के मैदान का शहंशाह यानी कि किंग राजा माना जाता है राफेल नडाल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन किसने जीता है, राफेल नडाल जी ने। क्लियर है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है विंबलडन ओपन। बल कब लगेगा, जब घास के मैदान होंगे। यानी विंबलडन ओपन जो है वो कहाँ पर करवाया जाता है, घास के मैदानों पे। उसके बाद है लास्ट हमारा यूएस ओपन, जो क्या है हार्ड मैट पे। दो तो हार्ड मैट पे, एक मिट्टी के मैदान पे, एक घास के मैदान पे। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद भाई अगर बात करें, चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे कि अब आप में बात करें तो भाई अब आते हैं नेक्स्ट
पॉइंट पे, तो ये जो राफेल नडाल है इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। अब ये तो था पुरुषों का एकल खिताब, जो फ्रेंच ओपन का पुरुषों का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल जी ने। परंतु अब बात करें महिला एकल खिताब, महिलाओं का जो फ्रेंच ओपन खिताब था उसको किसने जीता, उसको जीत लिया ईगा स्वेतक। ईगा स्वेतक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है, इन्होंने सोफिया कैनिन को हरा के इस खिताब को जीत लिया, फ्रेंच ओपन को जीत लिया 2020 के फ्रेंच ओपन को। क्लियर है, किसने भाई, ईगा स्वेतक जी ने। क्लियर, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, याद रखना भाई आपने। उसके बाद है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, नोबेल अवार्ड, वो किसे दिया गया, वो दिया गया है रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्रोम। तो इन दोनों को, यानी उपरोक्त दोनों, इन दोनों को क्या है, नोबेल अवार्ड मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का। ठीक है भाई। तो भाई मैंने बताया था जो नोबेल अवार्ड है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, छः क्षेत्र में दिया जाता है और हर साल 10 दिसंबर के दिन दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है ना, मतलब 11 को ना 9 को, इसकी डेट फिक्स है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्लियर है ना। और इसको देने वाला भी, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनती है, एक स्पेशल टॉपिक बनता है ये नोबेल अवार्ड का। तो अब ये तकरीबन क्या है, जो नाम जो अनाउंसमेंट हो चुके हैं 6 कैटेगरीज के अंदर, तो बहुत जल्द आपके लिए क्या है, वीडियो आएगी स्पेशल नोबेल प्राइज़ के ऊपर भाई। क्लियर। इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ लेंगे नोबेल अवार्ड के बारे में, कि भाई कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मतलब अवार्ड है नोबेल अवार्ड है, नोबेल ही इसका नाम क्यों पड़ा। क्लियर भाई, याद रखना। उसके बाद बात करें, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला वन रेस जीती, तो भाई ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला वन रेस जीत ली है, वो जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने एक बार फिर भाई ये अपना एक खिताब जीत लिया, किसको भाई, कौन सी रेस जीती है, ईफेल जो फॉर्मूला वन रेस को जीत लिया है। क्लियर है। और इन्होंने क्या है, ये किसे किसे मात दी है, इन्होंने वोल्टेरी वोटाज भाई, सॉरी यहाँ पे वोल्टेरी वोटाज लिखने ना, ये रिपोर्ट अलग चीज़ लिखिएगा। वोल्टेरी वोटाज जी को क्या है, हरा है, क्या है, जो लुइस हैमिल्टन जी है उन्होंने ये खिताब जीत लिया ई फेल ग्रैंड स्लैम। ये जो ई फेल आप नया नाम सुनेंगे, नया इसलिए क्योंकि ये पहली बार 2020 में ही ऑर्गेनाइज करवाया गया है इस ग्रैंड प्रिक्स, इस फार्मूला वन रेस को भाई। क्लियर। अब ये आई फार्मूला वन रेस, इस साल में टोटल 11 फार्मूला वन रेस हो चुके हैं, 11वें नंबर की थी ये, जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। उसके बाद 10 के बारे में और बात करें तो भाई सबसे पहले है भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता भाई वोल्टेरी वोटाज ने, जो कि क्या है, मर्सिडीज की खिलाड़ी है। उसके बाद स्टायरिया स्टारिया स्टारिया जो ओपन हुआ था, ग्रैंड स्लैम होता वो आया था भाई, ये जो क्या कहते हैं फॉर्मूला वन रेस हुई थी, उसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने, ये भी मर्सिडीज की खिलाड़ी है। उसके बाद हंगरी, हंगरी भाई, हंगरी क्या होया भाई, फॉर्मूला वन रेस हुई, ठीक है ना, ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता लुइस हैमिल्टन ने ही, ये भी मर्सिडीज़ के खिलाड़ी हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हैमिल्टन क्या है, मर्सिडीज़ के ही खिलाड़ी हैं। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। और उसके बाद भाई 17th एनिवर्सरी एक रेस हुई जिसको जीता मैक्स वर्सटैपन जी ने जीता, जो कि रेड बुल के खिलाड़ी हैं भाई। उसके बाद भाई स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई भाई, फार्मूला वन रेस, तो उसको जीता लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज़ के खिलाड़ी। उसके बाद बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको भी किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता क्या है, गैसलिन है भाई, गैसलिन ने जीता था, जो कि अल्फाबेट होंडा के खिलाड़ी हैं। क्लियर है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स याद रखना है। उसके बाद है भाई तुर्क टस्के टस्केनी जो ग्रैंड प्रिक्स था उसको जीता किसने, लुइस हैमिल्टन जी ने भाई। क्लियर है। तो टोटल अगर बात करें इस साल में 11 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, फार्मूला वन रेसेस हुए हैं, जिनमें से 7 को तो किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आप 4 नाम याद रख लो, उसके अलावा अगर याद आता है ना तो आप मतलब क्या है, आँख मतलब क्या है, मूंद कर क्या लगा दोगे, लुइस हैमिल्टन पर क्लिक कर दोगे। क्लियर है। उसके बाद बात करें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, ये मनाया जाता है भाई हर साल 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनको क्या है, मतलब सशक्त बनाने के लिए, एक तरह से उनकी जो बचाव हेतु
ठीक है ना, उनके भी जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको हमने बचाना चाहिए, तो उसका इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक होता है भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, परंतु ये है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसको कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं, तो 11 अक्टूबर में मनाया है हाल ही में। इसकी इस बार की थीम भी है भाई, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर है भाई, जो मेरी जो आवाज़ है, ठीक है ना, वो क्या है, एक इक्वल फ्यूचर है भाई, क्लियर ना। मैं चाहती हूँ, एक लड़की बोली है कि मैं चाहती हूँ कि भाई एक इक्वल फ्यूचर हो, जितना मतलब आप क्रेडिट बॉयज़ को दे रहे हो उतना ही क्रेडिट महिलाओं को दो, ठीक है ना, लड़कियों को दो। तो तभी क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो उसके बाद है, हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो द खालिस्तान जो कॉन्स्पिरेसी जो पुस्तक है, तो भाई उसको लिखा है JBS सिद्धू जी ने। JBS सिद्धू जी ने इस पुस्तक को लिखा है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। जो खालिस्तान की जो मांग की थी पंजाब के कुछ मतलब जो वो लोग थे, अगर भाई हमें क्या है, खालिस्तान बना दो भाई, एक अलग से देश बना दो, पंजाब ने मांग की थी ना, क्लियर है, जिसको रद्द की दिया गया था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि भाई पंजाब अलग हो, क्लियर है ना, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। तो उस प्रकार जो कि खालिस्तान की मांग की थी, उसके उससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी नेता हैं, उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया उस टाइम पे, ठीक है ना, जब खालिस्तान की मांग की, तो उस टाइम की सारी घटनाएं इस पुस्तक में है, जिसको लिखा है JBS सिद्धू जी ने, क्लियर है, याद रखना भी आपने। अब बात करें JBS सिद्धू जी कौन है? दरअसल भाई ये पूर्व रा एजेंट है भाई, पूर्व रा एजेंट है। रा क्या होता है भाई? हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, जिसका नाम है रा, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रा की फुल फॉर्म होती है रा, क्या है, भारत की खुफिया एजेंसी है भाई, क्लियर ना, याद रखना है। उसके बाद बात करें, हाल ही में कहाँ की सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो भाई वृक्ष प्रत्यारोपण को मंजूरी दी है कहाँ पे? ये मिली है दिल्ली में। दरअसल भाई दिल्ली में क्या आया है, वृक्ष प्रत्यारोपण एक कोई की एक पॉलिसी लेके आई है सरकार यहाँ पे। उसका मतलब क्या होता है, दरअसल भाई कहीं पे भी अगर मान लो सरकार या किसी को भी लग रहा है अगर भाई यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, मतलब कुछ फैक्ट्री वगैरह वगैरह कंपनी लगानी है, तो उसके तहत जितने भी पेड़ के जो पेड़ों का कटाव होगा ना, जितने भी पेड़ों का कटाव होगा वहाँ पे, जहाँ पे वो उन्होंने मतलब वो जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जितने पेड़ उन्होंने काटे हैं उतने ही पेड़ और किसी जगह पे लगाने पड़ेंगे। तो ये है भाई क्या, एक पॉलिसी लेके आई है दिल्ली सरकार, जो कि भारत में सबसे पहले पॉलिसी लेके आई है, वृक्ष प्रत्यारोपण की पॉलिसी, क्लियर ना, भारत में सबसे पहले लेके आई दिल्ली सरकार, ठीक है ना। अगर भाई जो भी कोई पेड़ काट रहा है तो उसको दूसरी जगह पेड़ लगाना पड़ेगा, ताकि जो एनवायरनमेंट पे उस चीज़ उन चीज़ों का क्या है इफेक्ट ना पड़े भाई। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है केजरीवाल सरकार के द्वारा, क्लियर है ना। जो केजरीवाल सरकार तो भाई अपना काम कर ही रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करेंगे, दिल्ली में भाई CM है, दिल्ली भाई केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है भाई दिल्ली के तीसरा नंबर का, जहाँ पे क्या है अपनी विधानसभा भी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासेस बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पूर्ण रूप से जो क्लासेस हैं, क्लासरूम्स हैं, उनको डिजिटल बना दिया है, तो किस राज्य ने बना दिया? वो बना दिया केरल ने भाई। केरल भारत का एक ऐसा मतलब राज्य है, एक चांद है, मतलब क्या है, भारत की शान है, ठीक है ना। क्या है, केरल के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है भाई, ठीक है ना। और अब क्या हुआ है, केरल में वहाँ पे स्कूलों में पूर्णतः डिजिटलाइज हो चुके हैं इसके स्कूल, चाहे बोर्ड हो गया या कुछ भी है, तो पूर्ण रूप से डिजिटलाइज हो चुका है। ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है केरल, करिए ना। केरल आया तो केरल के बारे में बात करें, केरल की कैपिटल है भाई तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान जी चीफ राज्यपाल हैं कहाँ के भाई? केरल के। केरल का है भाई दोस्तों लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है, केरल में अगर बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, और केरल क्या है मतलब डिजिटल तौर पे भी क्या है बहुत आगे बढ़ चुका है भारत के अंदर, करिए ना, क्योंकि एजुकेशन का फ़र्क होता है भाई, करिए ना, वहाँ पे एजुकेशन ही इस लेवल की है। तो भाई केरल में क्या है भाई, पेरियार वन्य जीव उद्यान भी है, पेरियार नदी बहती है यहाँ पे, और ठीक है ना, शांत घाटी भी कहाँ पे है? केरल में, याद रखना, शांत घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी तो कहाँ पे? उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल के अंदर। उसके बाद बात करेंगे,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है? तो भाई मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है, ठीक है ना। तो भाई ये क्या चलती फिरती एक टेस्टिंग लैब है, तो इसको शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने किसका क्या उद्घाटन किया है। और उद्घाटन में भाई एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई। वो इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि भाई जब मतलब जो मनोहर लाल खट्टर जी इसका उद्घाटन कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब वो रिबन जो काट रहे थे, उस रिबन पर लिख रखा था वेलकम जीजू जी। तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे काफ़ी मजाक उड़ाया गया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी का कल्याण है, तो उस पर लिखा था वेलकम जीजू जी। और मजाक क्यों बना, क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो तो क्या है, शादीशुदा नहीं है, उनकी तो शादी ही नहीं हुई, और उनका स्वागत कर दिया वेलकम जीजू पर, ठीक है ना भाई। तो उस तरह से लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था उस चीज़ का। क्लियर है। हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में बात करेंगे। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा की साझा कैपिटल है, साझा हाई कोर्ट है भाई। क्लियर है, जिसके चीफ जस्टिस रविशंकर झा जी हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मैंने बताया मनोहर लाल खट्टर जी। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और हरियाणा में क्या है भाई, हरियाणा में कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है भाई। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में आईएमएफ के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो भाई जो भारत की जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, तो उसका अनुमान लगाया है आईएमएफ ने। तो वो आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया घटा कर, वो लगाया है 10.-10.3। तो -10.3% अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी भाई 2020-21 के लिए। किसने लगाया है? आईएमएफ ने। अब आईएमएफ क्या होता है भाई दरअसल, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भाई। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या आती है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1945 के अंदर स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी करंट टाइम में हेड हैं आईएमएफ की, वे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो इन्होंने क्या है, अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी का, भाई इतने इतनी रहेगी, कितनी भाई? -10.3%। क्लियर है भाई। तो अब मैंने जो जितनी भी जीडीपी बताई है जिस जिस कंपनी के द्वारा, तो आज के लिए आपका यही टास्क है कि भाई जिस जिस कंपनी ने जो जो भी मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जारी की है भारत की, उसको आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है, ठीक है भाई। और जीडीपी ग्रोथ रेट देखो, जीडीपी अलग होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट अलग होती है, ठीक है ना। एक तो दर जिस आधार पे जो जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। एक जीडीपी जो मतलब पूरी जो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट होता है फाइनल पूरे देश का, पूरे देश में कितना व्यापार हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी, ठीक है ना, कितना हमने वस्तुओं कर से कमाया, मतलब कुल मिला के जो बजटिंग है उसको बोलते हैं जीएसटी। क्लियर है भाई, याद रखना। उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2021 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भाई जो विश्व आर्थिक मंच है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है, उसकी जो 2021 में जो बैठक होनी है, तो उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? वो किया जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या भाई, ये जो आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच है, उसकी क्या है, बैठक होगी भाई, ठीक है ना, आने वाले टाइम में स्विट्जरलैंड में। अब इसको ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यह बैठक भाई दरअसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है लूसर्न बर्गनस्टोक में क्या है, आयोजित की जाएगी ये बैठक, और जनवरी 2021 में ये इसका आयोजन होगा। अब बात करें स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड आया तो स्विट्जरलैंड जेनेवा यहाँ की राजधानी है। स्विस जो फ्रैंक है यहाँ की मुद्रा का नाम है। और सिमोनेता जो सोमारुगा है, वो यहाँ के करंट टाइम में राष्ट्रपति हैं स्विट्जरलैंड के। और स्विट्जरलैंड से आपको एक बात समझ में आ रही है, स्विस बैंक में दुनिया का काला धन क्यों है भाई? सभी नेताओं का काला धन क्या है? भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का काला धन कहाँ पे है? स्विस बैंक के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लेती यहाँ की सरकार, करिए ना, जो इनकम पे क्या है, टैक्स नहीं लेती। उसके बाद बात करेंगे इंडोनेशिया में भारत का राजदूत किसे बनाया गया? तो भाई इंडोनेशिया के अंदर भारत की तरफ से राजदूत बनाया गया है मनोज कुमार भारती जी को। मनोज कुमार भारती जी को इंडोनेशिया में राजदूत नियुक्त किया गया भारत की तरफ से भाई। और ये जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, ये कौन होते हैं? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। जो आईएएस सुने होगा आपने, आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। इनमें जो बंदा सेलेक्ट हो जाता है तो उनको राजदूत या कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है भाई।
क्लियर है ना। तो मनोज कुमार भारती जी क्या हैं? क्या है भाई, इनको क्या है, इंडोनेशिया के लिए राजदूत नियुक्त किया गया। अभी इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया के बारे में बात करें। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, रुपया यहाँ की मुद्रा है, और जोको विडोडो यहाँ के करंट टाइम में राष्ट्रपति हैं भाई। अच्छा, रुपया यहाँ की भी मुद्रा, भारत की भी है, तो टोटल 8 देशों की क्या है, करेंसी का नाम है मुद्रा। उसके लिए मैं अगर आपने ट्रिक बताना चाहूँ तो ट्रिक लिख लेना। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, माँ से मालदीव, मौ से मॉरिशस, मामा श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, ने मामा श्री ने भाई, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, भाई से सेशल्स, भाई से पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है हमने कंबाइन रखना है, और मांगा क्या है, ये लिंक से बाहर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 8 देशों की करेंसी का नाम क्या है, रुपया है, याद रखना है। क्लियर भाई। तो उसमें इंडोनेशिया भी आता है। इंडोनेशिया क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी किस देश में है, इंडोनेशिया में। दूसरे नंबर पे भारत में, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान से ज़्यादा जो मुस्लिम जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस बैंक के द्वारा द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो भाई किस बैंक के द्वारा द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा क्या है, द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। तो HDFC बैंक के बारे में बात करेंगे तो भाई हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इन इंडिया, HDFC भाई। क्लियर है। फाउंडर अगर बात करें तो फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख, फाउंडर थे भाई HDFC बैंक के। 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और हेड है श्यामला गोपीनाथ जी, हेड है करंट टाइम में किसके भाई, HDFC बैंक के। क्लियर है, याद रखना आपने। उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल हेतु सुजल नामक योजना को शुरू किया गया है। तो सुजल नामक एक योजना स्टार्ट की है, किसके लिए भाई, एक स्वच्छ जल पेय योजना के तहत, ठीक है ना। स्वच्छ पेयजल योजना के तहत एक योजना स्टार्ट की है सुजल नामक। तो किस राज्य ने वो की है, उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने दरअसल शहरों में, शहरों लेवल पे, शहरी लेवल पे क्या है, वहाँ पे मीठे पानी को क्या है, जो स्वच्छ जल की जो क्या है निकासी, स्वच्छ जल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाया जा सके, उस तरह की ये स्कीम है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी होगा यहाँ पे भाई उड़ीसा के अंदर। क्लियर ना। तो उड़ीसा सरकार आया है। तो अब उड़ीसा आया तो उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं भाई यहाँ के ये नवीन पटनायक जी। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में क्या है भाई, चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। और उड़ीसा में ही बात करें तो भाई यहाँ पे एक था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था भाई। क्लियर है, ठीक है। और उड़ीसा में क्या है, चांदीपुर, जहाँ से परीक्षण भी किए जाते हैं, याद रखना भाई आपने। उसके बाद है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया। तो भाई विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को भाई। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड फूड्स डे, ठीक है ना भाई। और ये 16 ही अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, दरअसल भाई क्या हुआ था, सबसे पहले तो थीम जान लो भैया, जो डे मनाया है इसकी थीम है ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर, ठीक है ना। किस प्रकार हम मिलजुल के क्या है अपने जो विकास कर सकते हैं, तो उस तरह ये क्या है थीम है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1945, 16 अप्रैल को स्थापना हुई थी। तो इसीलिए मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। उसके बाद हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। क्यू डोंग्यू जी हेड हैं करंट टाइम में किसके भाई, ये जो ये हैं कहाँ के, फूड एंड एग्रीकल्चर यानी FAO के भाई। उसके बाद है, हाल ही में किस मशहूर अभिनेत्री का निधन हो गया। तो किसका हो गया भाई, भानु अथैया जी। भानु अथैया जी एक फिल्म एक्ट्रेस थी फेमस, जिनको क्या है पहली भारतीय बनी थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी भाई। पहली मतलब एक्टर या एक्टर लगा ले, एक्ट्रेस सभी में से क्या है पहली थी भाई ये भानु अथैया जी, जिनको क्या है ऑस्कर अवार्ड मिला था। अब ये ऑस्कर अवार्ड क्यों मिला था, दरअसल भाई 1982 के अंदर एक फिल्म आई थी गांधी, जिनमें इन्होंने अहम किरदार निभाया था इस फिल्म के अंदर। तो उसके तहत ये इनको क्या है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में कहाँ पर
माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया गया तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो वहाँ पे माई टाउन माई प्राइड नामक एक अभियान स्टार्ट किया गया है। क्लियर है। अब जम्मू कश्मीर आया, तो जम्मू कश्मीर में बात करें तो धारा 370 35 ए हटा दी गई थी भाई, ठीक है, 2019 में 5 अगस्त 2019 में। ऑफिशियली तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को क्या है, जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, और इसका राज्य स्पेशल राज्य का दर्जा क्या है, छीन लिया गया, जो कि धारा 300 आर्टिकल 370 और 35 ए के तहत जो स्पेशल राज्य का मतलब वो मिला था। यहाँ पे दो नागरिकता प्रणाली थी भाई, जम्मू कश्मीर के अगर आप नागरिक हो तो आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी पड़ेगी और इंडिया की भी लेनी पड़ेगी, तो दो नागरिकता प्रणाली थी भाई। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था, ठीक है ना, जिसको वहाँ पे क्या है बाद में ख़त्म कर दिया गया था। कलिए भाई। तो जम्मू कश्मीर में ये ऐसा एक अभियान स्टार्ट किया जा रहा है कि माई टाउन माई प्राइड है, मेरा जो कस्बा है वो एक मेरा गर्व है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें की जा रही है भाई। क्लियर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही नियुक्त किए जाते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश, तो इसके गिरीश चंद्र मुर्मू जी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए हुए पहले, जिनको हाल ही में क्या कर दिया गया था, भारत का 14वां कैग कंट्रोलर ऑडिट जनरल बना दिया गया था, और इनकी जगह पर आ गए मनोज सिन्हा जी दूसरे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर बने भाई, कहाँ के? जम्मू कश्मीर राज्य के। क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो बैटल्स ऑफ बिलोंगिंग्स नामक पुस्तक है, तो उसको किसने लिखा है? उसको लिखा है भाई शशि थरूर जी ने। शशि थरूर जी ने क्या है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक लिखी है, ठीक है। इस पुस्तक में क्या है, जो बिलोंगिंग्स है, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ में लेके आते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार जो लोगों ने एक बैटल ही लड़नी पड़ती है उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए, तो उस तरह की एक बुक है जिसको लिखा है शशि थरूर जी ने। क्लियर है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? तो वीकली करंट अफेयर क्लासेस से ये जो मोस्ट 20 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। और भाई अब बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर जाना है अपने, और लिंक में क्या मिलेगा, एक ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू दोस्तों।